Hello dear students, good morning, very good morning all of you. Students, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। जो कंज्यूमर थ्योरी है उसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। खासतौर से मांग का नियम या यूटिलिटी एनालिसिस के आधार पर ही उपभोक्ता की बचत का विकास किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत का सर्वप्रथम ड्यूपिट ने, एक फ्रांस के अर्थशास्त्री हुए हैं ड्यूपिट, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया था। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में और भी अधिक स्पष्ट रूप से इसको दर्शाया है, प्रतिपादित किया है। जो कंज्यूमर वस्तुएं खरीदता है उससे उनको कुछ संतुष्टि अधिक मिलती है, कुछ बेटर ऑफ मिलता है, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम अभी आगे देखेंगे। जो कंज्यूमर किसी वस्तु के लिए पे करना चाहता है और वास्तव में वह वस्तु उससे सस्ती मिल जाती है, या वास्तव में एक्चुअल में जो पेमेंट करता है, उनके दोनों के डिफरेंस को ही हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अर्थात जो पे करना चाहता है और जो वास्तव में पे करता है, दोनों के डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, विलिंगनेस टू पे, उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई के लिए कितना व्यय करना चाहता है, कितना खर्च करना चाहता है। एंड एक्चुअल पेमेंट, वस्तु की उस इकाई के लिए वास्तव में वह कितना पे करता है, कितना कीमत अदा करता है। दोनों के अंतर को हम कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, जो विलिंगनेस टू पे है, WTP, द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए बायर इज रेडी टू पे, वह एक अधिकतम राशि है जिसे उपभोक्ता पे करना चाहता है, पे करने के लिए तैयार है। और एक्चुअल पे, जो वास्तव में वह उस वस्तु की इकाई के लिए पेमेंट करता है। इन दोनों के अंतर को, अर्थात कंज्यूमर सरप्लस, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है स्पष्ट, WTP माइनस एक्चुअल पेमेंट, WTP विलिंगनेस टू पे, अर्थात उपभोक्ता वस्तु की इकाई के लिए जो पे करना चाहता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें सबसे सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे, अल्फ्रेड मार्शल ने किया है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत वस्तु के लिए देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसके अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। पेंशन ने इसको डिफाइन किया है, नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पेंशन, कि हम जो कुछ देने को तैयार हैं तथा हमें जो देना पड़ता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वुड पे एंड व्हाट वी हैव टू पे इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, अर्थात हम जो कुछ देने को तैयार हैं और जो हमें देना पड़ता है, उसके अंतर को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर जी.के. मेहता, इन्होंने डिफाइन किया है कि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने में जो किया गया त्याग है, इन दोनों के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसमें देखो आप डेफिनेशन, जी.के. मेहता की डेफिनेशन, इन्होंने त्याग और संतुष्टि, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, और जब उस वस्तु को खरीदने के लिए हम पेमेंट करते हैं, मुद्रक राशि देते हैं, तो हमें त्याग करना पड़ता है। उन दोनों के अंतर को जे.के. मेहता ने कंज्यूमर सरप्लस की संज्ञा दी है, उपभोक्ता की बचत बताया है। इसी प्रकार टाजिंग के अनुसार ये डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने बताया कि उपभोक्ता की बचत समस्त उपयोगिता
और विनिमय मूल्य को मापने वाला राशियों का अंतर है। समस्त उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई और विनिमय मूल्य कितने हैं, उनकी राशियों का अंतर जो है कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन द सम विच मेजर्स टोटल एक्सचेंज वैल्यू। विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर, अर्थात यदि हम एक सामान्य रूप से देखें तो जो कुछ हम देने को तैयार होते हैं किसी वस्तु के लिए, जो हम वास्तव में देते हैं, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का आधार क्या है, कौन सी क्या बेस है? यदि हम इस पर थोड़ी सी मैं प्रकाश डालूं, स्लाइड में नहीं है, ये उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अर्थात जो जो हम किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि हम वस्तु की कीमत समान देते हैं। अर्थात पहले हमें वस्तु की उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है और बाद में वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है। अर्थात उपभोक्ता की बचत का ह्रास उपयोगिता ह्रास नियम ही है। इस स्लाइड में दिखाया गया है, ये डिमांड कर्व है पीडी, इसके ऊपर का जो पीला पोर्शन है उपभोक्ता, यदि हम यहाँ करें, जब इकाई यहाँ पर है तो इतना पेमेंट करने को तैयार है, जब कीमत यहाँ पर है इतना पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट इतना करता है, प्राइस लाइन है। इसके ऊपर का भाग डिमांड कर्व के नीचे का भाग और प्राइस लाइन के ऊपर का भाग, जो दोनों के बीच का भाग होता है, वही कंज्यूमर सरप्लस है। ये जो येलो पोर्शन है ये इसमें कंज्यूमर सरप्लस है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें वही चीज़ दिखाया गया है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे रिजर्वेशन प्राइस और व्हाट यू एक्चुअली पे। एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे सी एस इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम बी एंड एम सी प्राइस, ऑल दिस कंसर्न। ये वही चीज़ दिखा रखा है कि हम किसी वस्तु के लिए 20,000 पाउंड देने को तैयार हैं और वो हमें 18,000 पाउंड में मिल जाता है, तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस 2,000 पाउंड दिखाई गई है। नेक्स्ट, जो हमारी अविभाज्य वस्तुएं होती हैं, सेब है, आम है, नारंगी है, उनसे प्राप्त होने वाले रेक्टेंगुलर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं डायग्राम। तो ये हमारी जो अविभाज्य वस्तु है उसके संदर्भ में डायग्राम दिखाया गया है। जब पहली इकाई है तो उपयोगिता इतनी है, दूसरी से उपयोगिता इतनी मिल रही है। ये प्राइस पर टिकट है, कोई कॉन्सर्ट, रॉक कॉन्सर्ट के टिकट के लिए। इसमें आप देखें कि कंज्यूमर रॉक कॉन्सर्ट के 6 टिकट खरीदता है। यहाँ पर कीमत जो है वो 14 है, पूरी मार्केट प्राइस 14 है। ये आपको लाइन के द्वारा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहले में 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर 20 रुपये देने को तैयार है, लेकिन 14 देता है। पहली इकाई से 6, दूसरे टिकट से 5, इसी प्रकार 4, 3, 2, 1, इनको हम टोटल कर देंगे 21। अर्थात ये कंज्यूमर सरप्लस है। जो नीला वाला भाग है, सीढ़ियों के नीचे वाला भाग, ये कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, इसमें दूसरे का रखा है कंज्यूमर सरप्लस ऑफ परचेजिंग 6 कंसर्ट टिकट ऑफ द सम ऑफ द सरप्लस डिलीवर्ड फ्रॉम द ईच वन इंडिविजुअली। तो अलग अलग ये जो इंडिविजुअली टिकट के अलग अलग हो रहे हैं, इन सबको हमने योग कर लिया है। और 7वां टिकट जो है वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो उसकी उपयोगिता कम मिलेगी और कीमत अधिक होगी। ये जो मैंने अभी आपको बताया था उसी का वर्णन है। ये एक जो रेक्टेंगुलर डायग्राम है उस पर डिमांड कर्व बना दिया गया है। यदि हम इस पर ये डिमांड कर्व खींच दें तो डिमांड कर्व से नीचे का भाग और जो प्राइस है उससे ऊपर का भाग, ये जो हल्का स्काई ब्लू टाइप है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और ये कंज्यूमर सरप्लस है। यदि हम देखें उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, तो मांग वक्र के नीचे का भाग, ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा उसको कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यदि हम जे के मेहता के उसमें देखें, इतनी उसको संतुष्टि मिल रही है और एक्चुअल में उसको त्याग कितना पड़ रहा है, यहाँ से 14, ये इतना त्याग करना पड़ रहा है इसको। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से जो कुल हमारी उपयोगिता होती है उसमें घटाते हैं। अर्थात विलिंगनेस टू पे कुल इतना पे करने को तैयार था,
कुल 60 घट है, उसी का डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर का भाग जो है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। नेक्स्ट स्लाइड जो है जैसे मैं बता रहा था अभी, प्राइस, ये जो मांग वक्र है इससे नीचे का भाग पूरा टोटल कंज्यूमर बेनिफिट्स होते हैं। ये पूरा भाग कंज्यूमर बेनिफिट है। इसमें से कितना कंज्यूमर सरप्लस है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ये एक डायग्राम अलग से दिखाया गया है। ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। इसमें ये जो ट्राइंगल है ये कंज्यूमर सरप्लस है। इसमें ये जो दिखाया गया है नेक्स्ट, उसमें डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर का भाग ये कंज्यूमर सरप्लस है। येलो येलो जो दिखाई दे रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस है, अर्थात ये उपभोक्ता की बचत है। ये वही फिर आ गया है कंज्यूमर एक्सपेंसेस ये हैं। जैसे अभी पहले वाले डायग्राम में यदि हम इस वाले डायग्राम की बात करें, ये टोटल कंज्यूमर बेनिफिट है। आप इस डायग्राम को ध्यान रखना, टोटल कंज्यूमर बेनिफिट है। इसमें से यदि हम ये कंज्यूमर के एक्सपेंसेस हैं, इतना कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, वही डायग्राम है पूरा, पहले इसमें येलो था, इसमें ये एक्सपेंसेस निकाल दिए हैं। ऊपर का कंज्यूमर सरप्लस है जो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया जाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस है, अर्थात कंज्यूमर बेनिफिट माइनस कंज्यूमर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। पूरा क्या था, कंज्यूमर बेनिफिट था, उसमें से ये नीले वाला पोर्शन कंज्यूमर एक्सपेंसेस है। यदि पूरे वाले में से हम कंज्यूमर बेनिफिट्स में से कंज्यूमर एक्सपेंसेस ये घटा देते हैं तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस बच जाता है। कंज्यूमर सरप्लस और मार्केट प्राइस, इसके बताने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात कहूंगा, उपभोक्ता की बचत का स्रोत क्या है। उपभोक्ता की बचत का स्रोत किसी वस्तु को क्रय करने का अवसर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सेब खरीदने जाता है और मार्केट में सेब उपलब्ध ही नहीं है, सेब है ही नहीं, तो क्या उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी? नहीं। जब उसको सेब क्रय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी वस्तु को क्रय करने का अवसर प्राप्त होगा, तब उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। क्रय करने का अवसर दो चीजों से सीमित हो सकता है, एक तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस महत्वपूर्ण है। जब मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है, और जब मार्केट प्राइस किसी वस्तु का कम हो जाता है तो उपभोक्ता की बचत अधिक हो जाती है। तो जैसे मैं बता रहा था, एक तो कीमत है और एक आपने राशनिंग सुना होगा, राशनिंग, जिसमें कि हम कीमत हमारी निश्चित होती है और मात्रा जो है वो सीमित कर दी जाती है। यदि मात्रा सीमित करते हैं तो भी उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। ये नेक्स्ट से डायग्राम से देख सकते हैं हम। इस डायग्राम को जरा ठीक से समझते हैं। प्रारंभ में हमारा मांग वक्र दिया हुआ है ए, ये मांग वक्र है। प्रारंभिक कीमत हमारी OP1 है, उपभोक्ता OQ1 मात्रा क्रय कर रहा है, और यहाँ पर उपभोक्ता की बचत, ये जो ट्राइंगल है AP1C या ABC, इसके बराबर है। ये खर्चा कर रहा है और ये इतना कुल खर्चा कर रहा है, और ये कंज्यूमर सरप्लस है हमारी। जब प्रारंभिक हमारी कीमत है इतनी, अब यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कीमत घटकर OP2 हो जाती है, आप इसमें देखें इतनी कीमत ये कम हो गई, तो वस्तु की मात्रा OQ1 होगी। अब कंज्यूमर सरप्लस हमारी PADF या AP2F के बराबर हो गई, अर्थात कितना, ये जो CEF, ये जो कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हुई है ये नए कंज्यूमर जुड़ने के कारण हुई है। ये जो है BCED या BDEC, ये तो जो पुराने कंज्यूमर्स थे उनको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी, और क्योंकि कीमत कम होने से अब अधिक उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने लगे हैं, तो जो नए कंज्यूमर हैं, जो न्यू कंज्यूमर हैं, उनको उनकी उपभोक्ता की बचत, ये जो ट्रायंगल है ये है। पूर्व उपभोक्ता की बचत में वृद्धि कितनी होगी, ये जो हमारा एरिया है ये उपभोक्ता की बचत में वृद्धि हो जाएगी। ओके, कुछ उपयोगिता है प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इनको देख लेते हैं। पहली है कंजक्चरल इंपॉर्टेंस। इसमें ऐसा होता है कि किसी, जैसे कि हम कहते हैं कि साहब अमेरिका में वहाँ पर 2.5 लाख टन का है, हमारे यहाँ 75,000 है। हम ये देखते हैं कि
हम उन 2.5 लाख से किस प्रकार का जीवन स्तर निर्धारित करते हैं या किस प्रकार का जीवन स्तर जीते हैं। इसी प्रकार से इंडिया में हम जब 75,000 मिल रहे हैं उससे किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। कहाँ पर उपभोक्ता की बचत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर उपभोक्ता की बचत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर जीवन स्तर अधिक उन्नत माना जाता है, अर्थात वहाँ पर विकसित अधिक माने जाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जहाँ पे भी अधिक प्राप्त होगी वहाँ पर, अब जैसे हमारा रुपया जो है, हमारी यदि है 75,000 तो नेपाल में हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ 1 लाख होगी। लेकिन हो सकता है कि वहाँ डेवलपमेंट इतना ना हो, उपभोक्ता की बचत कम प्राप्त हो। तो जहाँ उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है वहाँ पर वो अधिक उन्नत माना जाता है, जीवन स्तर अधिक उन्नत माना जाता है। ये आपका पब्लिक फाइनेंस में दो चीज मैं इसमें बताऊंगा, एक तो होता है टैक्सेशन और एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब कोई गवर्नमेंट अपनी जनता पर या अपने नागरिकों पर टैक्स लगाती है तो जनता को त्याग करना पड़ता है, या उनको असुविधा होती है, या उनको डिसयूटिलिटी होती है, उनकी उपयोगिता में कमी होती है। लेकिन जब सरकार उस टैक्स की राशि को पुनः सार्वजनिक व्यय के द्वारा समाज में या देश में, ट्रांसपोर्ट में, सड़क निर्माण में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विभिन्न प्रकार के जीवन को उन्नत करने के लिए व्यय करती है, तो उससे कितनी उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है, इन दोनों की तुलना किया जाता है। और यदि टैक्स लगाए गए से त्याग कम है और जो पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो कोई देश अपने नागरिकों के हित के लिए सार्वजनिक व्यय करता है उससे उपभोक्ता की बचत अधिक है, तो वो टैक्स जो है वो ये कहा जाएगा कि वो टैक्स सही है, उस टैक्स को आरोपित या इम्पोज किया जा सकता है। तो ये पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा सा महत्व है। वो चीज़ है ये जी मोनोपोली वैल्यू। किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करते हुए मोनोपोलिस्ट इस बात का ध्यान रखता है कि उस वस्तु से कितनी उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। उसी के अनुसार कोई भी मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली वस्तु की या जिस वस्तु पर उसकी मोनोपोली है उसका मूल्य या उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। यदि मान लो कीमत निर्धारण हो गया और उस वस्तु पर काफी उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है, तो मोनोपोलिस्ट चाहेगा कि मैं थोड़ी सी कीमत बढ़ा दूं, तो वह थोड़ी सी कीमत बढ़ा सकता है। लेकिन यदि कीमत की वृद्धि से समस्त उपभोक्ता की बचत समाप्त हो गई है तो उसके वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी और जो वो लाभ के लिए कीमत बढ़ा रहा था उसका लाभ समाप्त हो जाएगा। अतः मोनोपोली वैल्यू या मोनोपोली जो प्राइस है, मोनोपोलिस्ट जो प्राइस निर्धारित करता है उसमें उपभोक्ता की बचत का महत्व काफी। बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। हम इंटरनेशनल ट्रेड इस प्रकार से होता है कि जो वस्तुएं हमें हमारे यहाँ महंगी हैं या महंगी उत्पादित होती हैं, उत्पादित नहीं होती हैं, ऐसी क्लाइमेट है, हम उन वस्तुओं को इंपोर्ट करते हैं। जो वस्तुएं हमारे यहाँ अधिक संख्या में या आधिक्य में उत्पादित होती हैं, हम जहाँ कमी वाले क्षेत्र हैं या जहाँ डिमांड अधिक होती है उन वस्तुओं की, वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। यदि हमारे यहाँ क्योंकि उस कंडीशन नहीं है या वो वस्तु महंगी बनती हैं, तो उन वस्तु को यदि हम अपने देश में बनाएं तो उपभोक्ता की बचत कम प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर कीमत ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। उन वस्तुओं को हम बाहर से मंगाते हैं तो वहाँ पर उपभोक्ता की बचत अधिक होगी। अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड से कितने बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसके निर्धारण में भी उपभोक्ता की बचत का विशेष महत्व है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में भी काफ़ी महत्व है उपभोक्ता की बचत का। इसी प्रकार से ये डिफिकल्टीज हैं कुछ मेजरमेंट में। डिफिकल्टीज को थोड़ी सी जो मैंने बताया था कि यह उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम की जितनी भी मान्यताएं हैं सबके सब उपभोक्ता की बचत की मान्यता भी वही है। तो जो कठिनाई हम उनके मेजरमेंट में कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से कंज्यूमर सरप्लस की जो डिफिकल्टीज है मेजरमेंट की वो भी है। इसमें जैसे एक सूत्र दे रखा है, टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, एक वस्तु की इकाई की कितनी कीमत है, गुणा कुल वस्तु की इकाइयाँ,
इससे हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेते हैं। ये कितना आसान सा लग रहा है, इतना आसान नहीं होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मापने में कठिनाई हैं, तो उसके देखते हैं। सबसे पहला है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिमांड प्राइस इज नॉट अवेलेबल। हम हमारे पास जैसे कि हम निर्धारण करना चाहें कि कितनी उपभोक्ता की प्राप्त हो रही है, तो जो डिमांड प्राइस है अर्थात किसी वस्तु के लिए हम कितना पे करने को तैयार हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट हमारे पास नहीं होती है। अलग अलग उपयोगिता, किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, किसी वस्तु आदमी को अधिक उपयोगिता होती है, किसी उपभोक्ता को कम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जिसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है वो उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार होगा, और जिसको कम की उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको कम कीमत देने को तैयार होगा। अर्थात उनकी लिस्ट जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से नेसेसरीज होती हैं, उनके लिए हम काफ़ी कीमत, या दवाइयाँ हैं, या रेगिस्तान में कोई बेचारा प्यासा है, एक गिलास पानी के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो 1 रुपये में मिल जाता है। तो इस प्रकार से नेसेसरी की उपभोक्ता की बचत हम नहीं माप सकते हैं। इसी प्रकार लार्ज नंबर हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। अमीर व्यक्ति के लिए उपयोगिता किसी वस्तु के लिए अलग होगी, गरीब के लिए अलग होगी। अमीर उसके लिए कुछ अलग विलिंगनेस टू पे होगा, पुअर के लिए अलग होगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत मापना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कंज्यूमर सेंसिबिलिटी, कंज्यूमर जो है कुछ सेंसिबल भी नहीं होते हैं, कुछ जो है कमोडिटी की डिजायर अधिक होती है, कुछ की कम होती है। इस प्रकार से हम उनको नहीं माप सकते हैं। ये कंज्यूमर सरप्लस को मापने के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको कांस्टेंट मानना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं, या हिक्स ने जो अपना इंडिफरेंस का एनालिसिस दिया था उसमें बताया था, यही उन्होंने भी आलोचना की थी कि जो किसी वस्तु पर हम व्यय करते जाते हैं हमारे पास मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है, और मुद्रा की मात्रा कम होने से मुद्रा की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसमें वृद्धि होती जाती है। तो जिसके कारण हमारे लिए मुद्रा की उपयोगिता अधिक होगी, मार्जिनल अधिक होगी, तो हम उसके लिए कम पे करने को तैयार होंगे। लेकिन हम तो कीमत एक ही तय करते हैं, एक ही कीमत होती है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की बचत जो है उसको मापने में कठिनाई होती है, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। चेंज इन अर्लियर यूनिट्स, जैसे जैसे हम उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करता जाता है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। लेकिन यदि हम देखें, एक एवरेज निकालें, तो पहले की वस्तुओं की उपयोगिता भी कम हो जाती है, और थोड़ा सा हम कैलकुलेटर में कंज्यूमर सरप्लस में कठिनाई उत्पन्न होती है इस प्रकार से, क्योंकि जो अर्लियर यूनिट्स हैं उनकी भी उपयोगिता चेंज हो जाती है। ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, जब किसी वस्तु का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उससे उपभोक्ता की बचत कुछ और होगी, और जब सब्स्टिट्यूट है तो उपभोक्ता की बचत चेंज हो जाएगी। तो लेकिन इसके लिए मार्शल ने एक रिगार्ड किया कि एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन है। एक क्रिटिसिज्म है कुछ इसके, कोई क्रिटिसिज्म है, इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मतलब इसकी काफ़ी आलोचना की गई है कि बिल्कुल इमेजनरी है। पोटेंशियल प्राइस में बी लेस देन एक्चुअल प्राइस, जो हम कीमत अदा करने को तैयार हैं वो हो सकता है कीमत जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम हो। ठीक है, जैसे कि हमें पानी की प्यास लगी हुई है, हमें 1 गिलास पानी चाहिए, लेकिन पानी हमें नहीं मिल रहा है, और हमें कोल्ड ड्रिंक मिलती है, हम 1 गिलास के पानी के लिए 1 रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये मिलती है, हमें 10 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये हो सकता है कि पेय पदार्थ, जैसे कि इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो पोटेंशियल प्राइस है वो कम हो सकता है एक्चुअल प्राइस से। यूटिलिटी, क्योंकि ये उपयोगिता ह्रास नियम पर जितनी भी उसकी वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नॉट एप्लीकेबल इन नेसेसिटी, जो आवश्यक होती है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि दवाइयाँ हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता की बचत बड़ी अजीब सी या बहुत अधिक हमें प्राप्त होती है। जैसे कि रेगिस्तान में या कोई भूखा व्यक्ति भूख के एक रोटी के लिए काफ़ी कीमत देने को तैयार हो जाता है। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप जो हैं यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को फ़ोन कीजिएगा, हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक आपका यूनिट थी उपभोक्ता की बचत। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिएगा कोरोना काल में। जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, साबुन से हाथ धोते रहिएगा।
मास्क का प्रयोग करें, मास्क को ना हटाएं। आप बहुमूल्य हैं, आप बहुत कीमती हैं हमारे लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।